अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग पाकिस्तान स्टडीज़ का क्लास मैट्रिक फेल्ड पंजाब बोर्ड का लेक्चर नंबर 28 यानी कि लेक्चर नंबर 28 करने वाले हैं। और जो आज का टॉपिक यानी कि उन्वान होगा वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन होगा, यानी कि तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा है। और इसकी जो पूरी की पूरी हमने जो आज तफसील पढ़नी है वो उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स और इसमें जितने भी ऑर्गन्स हैं यानी कि इसके जितने भी अज़्ज़ा हैं वो हमने आज डिस्कस करने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस चैनल को यानी कि इस लेक्चर्स को अगर आपने नहीं देखा है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और जो आपको अगर इस सब्जेक्ट के अगर नोट्स की फ़िज़िकल यानी कि नोट्स आपके सब्जेक्ट रिक्वायरमेंट्स में अगर हैं तो नीचे दिए गए ईमेल आईडी के ऊपर ज़रूर कांटेक्ट करें, ताकि आपको इन्हीं लेक्चर से जो आपके मज़ीद जो आपको समझना हो या उनको तफसीली जायज़ा लेना हो तो आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ठीक है बेटा। आज के टॉपिक के हिसाब से पहले अगर हम देखें तो हमने जो प्रीवियस लेक्चर यानी कि लास्ट लेक्चर में जो डिस्कशन की थी वो था पाकिस्तान रशियन रिलेशनशिप्स के ऊपर, यानी कि पाकिस्तान और रूस के माबैन जो ताल्लुकात थे हमने उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में हमने देखा था कि क्या उसके एडवांटेजेस और क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अगर आपने इस लेक्चर को नहीं देखा है तो इस लेक्चर को देखने के बाद अगर आपको कुछ चीज़ समझ ना आए तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, मैं इसका लिंक आखिर में ज़रूर रख दूँगा। ठीक है। तो आज के टॉपिक में अगर देखें तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन है कि तंजीम अक़वाम मुत्तहिदा जो है उसके हिसाब से वर्ल्ड वॉर वन अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में जंग अजीम एक जब हो रही थी तो उस वक्त लीग ऑफ नेशन का कॉन्सेप्ट आया था और उसको बनाया गया था 1919 में, यानी कि 1919 में बनाया गया। लेकिन ये जो ऑर्गेनाइजेशन थी, ये जो पूरे का पूरा इंस्टीट्यूशन था, वो वर्ल्ड वॉर टू के तहत नहीं चल सका। और वही हुआ जो पूरी दुनिया में हमेशा हो जाता है कि कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है तो उसके अंदर एक अनासर होता है जिसको बोलते हैं पीस एंड सिक्योरिटी, यानी कि अमन और सलामती का कॉन्सेप्ट। अब ये एक ह्यूमन रेस का एक सबसे बड़ा एक समझ लो बेटा कि बहुत बड़ा एक अलमिया है कि उनके रवैये में हमेशा रह के कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं तो उसमें म्यूचुअल कॉपरेशन का एक कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है बेटा। लेकिन वो नहीं दिखा और मुस्तकबिल में फिर जंगें शुरू हो गई और जितने भी हेड्स ऑफ द स्टेट थे, जितने भी उस वक्त की अजीम ताकतें थीं जो समझती थी कि हाँ बहुत ज़्यादा हम लोग उसको कंट्रोल कर लेंगे, यानी कि जंग को हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके बेहाफ पर कहीं ना कहीं लीग ऑफ नेशन बना। लेकिन वो ज़्यादा चला नहीं और चला नहीं तो वर्ल्ड वॉर टू हुई। अब वर्ल्ड वॉर टू में अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा कत्लो गारत भी हुई और आपको पता है कि 70 मिलियन पीपल हैव बीन डेड। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है लेकिन अगर आपने नोट करा हो कि पहले भी हमने इस बात को डिस्कस किया हुआ है अमेरिका के रिलेशंस में, तो उसमें अगर 70 मिलियन पीपल हैव बीन डेड ऑन द 11 डेज, सिर्फ 11 दिन के अंदर कितने लोग अगर मर जाएंगे तो जाहिर सी बात है सब लोग सोचना शुरू कर देंगे कि क्या अलमिया हो रहा है, क्या हो रहा है। जाहिर सी बात है पूरी दुनिया में इतना बड़ा एक तहलका मचा हुआ है। तो 1945 में सैन फ्रांसिस्को में अमेरिका ने, क्योंकि अभी ये जंग चल रही थी, रुकी नहीं थी, चल रही थी, तो उसी दौरान यूनाइटेड नेशंस यानी कि सब जितने भी उस वक्त के यानी कि जितने मालिक थे बड़े बड़े वो बैठे और उसमें से 50 स्टेट्स यानी कि 50 रियासतों ने मिलकर एक मीटिंग की और मीटिंग के दौरान ये कहा गया कि अब इस जंग को रोक दिया जाए, चलते हुए रोक दिया जाए, क्योंकि नहीं बर्दाश्त हो रहा। जाहिर सी बात है अगर आप देखो बेटा तो 17 डेज में यानी कि 17 दिनों में 120 मिलियन पीपल हैव बीन डाइड। ये इतने ज़्यादा लोग मर चुके हैं कि कहीं ना कहीं उनको दफनाने का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर उनको फेंका जाएगा समंदरों में, कहीं ना कहीं फेंका जाएगा कीचड़, कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे रखा जाएगा कि जहाँ पर नहीं हो सकता। तो यही वो रीजंस थे कि जहाँ पर 25 जून 1945 को ये यूनाइटेड नेशंस का एक कॉन्सेप्ट बैठा और यहाँ पर 24 अक्टूबर को 1945 को जंग रोकने पर रुकवाई गई और उसी दौरान यूनाइटेड नेशन का कॉन्सेप्ट बना। और उसी वक्त ये चार्टर डेवलप हुआ कि यूनाइटेड नेशंस में यानी कि अक़वाम तंजीम में कहीं ना कहीं इस्टेब्लिशिंग द इंटरनेशनल पीस यानी कि बैन अवी अमन होगा, प्रोविजन ऑफ जस्टिस इनका इंसाफ इक्वली दिया जाएगा, इकोनॉमिक और सोशल कॉपरेशन जितना भी समाजी माशी और इक़्तिसादी ताउन है वो बढ़ाया जाएगा और कहीं ना कहीं जहाँ इंसानी मसाइल हैं उनको ख़त्म किया जाएगा। अब ये सारी चीज़ें अराउंड कर रही थी इस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। लेकिन अगर देखा जाए तो इसके हिसाब से इस कहीं ना कहीं किसी ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑर्गन्स होते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी के एक मेन ऑर्गन्स होते हैं बेटा जिसको बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स, जिसके बिहाफ पर ह्यूमन बॉडी चल नहीं पाती, जैसे ब्रेन है, लंग्स हैं, किडनी है, इसी तरह हार्ट है, तो ये आपके क्या बोलते हैं वाइटल ऑर्गन्स है। इसी तरह इस ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑर्गन्स हैं और इसके भी वही 5 मेन ऑर्गन्स हैं जैसे ह्यूमन बॉडी के होते हैं। तो उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो यूनाइटेड नेशंस भी एक जनरल असेंबली है, सिक्योरिटी काउंसिल है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है और सेक्रेटरीट है। यानी कि ये 5 मेन ऑर्गन्स हैं और इसी को हम आज डिस्कस भी करेंगे वन बाय वन कि इनका रोल क्या है एज ए यूनाइटेड नेशंस। अगर यूनाइटेड नेशन एक अच्छे
मौजू पर रख के बनाई गई है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर इस यूनाइटेड नेशन के इसी ऑर्गन्स में से अगर वो सारे काम नहीं हो पा रहे तो अगेन इस ऑर्गेनाइजेशन का होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो हम यही चेक करेंगे आज, यही डिस्कस करेंगे क्या ये सही है या गलत। तो जनरल असेंबली इसका पहला ऑर्गन आता है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये बिगेस्ट ऑर्गन होता है और ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है कि जहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन पूरे के पूरे दुनिया के 193 ममालिक के लोग आकर बैठते हैं और अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं एज अपने ममालिक के हिसाब से। अब उसमें आपके हेड्स भी हो सकते हैं, क्या पता प्रेसिडेंट हो, प्राइम मिनिस्टर हो, क्या पता फॉरेन मिनिस्टर हो, लेकिन रिप्रेजेंटेशन होती है और ये हर सितंबर को हर साल ये होती है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इलेक्ट करने के लिए नॉन परमानेंट मेंबर्स ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल में इसी में तय किए जाते हैं। जैसे 5 मेन परमानेंट मेंबर्स तो हैं ही हैं जो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे बेटा, लेकिन जो नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं वो इसी दौरान इलेक्ट किए जाते हैं और मेंबरशिप अप्रूव की जाती है, बजट भी अप्रूव किया जाता है यूनाइटेड नेशंस में, क्योंकि ऐसी बात है बेटा मेजर्स हैं कहीं ना कहीं एस्टैब्लिशमेंट में। अगर आप देखो तो हम लोग यहाँ पर वर्ल्ड पीस का कॉन्सेप्ट लेकर होता है, अमन का, पूरी दुनिया के लोग आकर यहाँ पे अमन कायम कर रहे होते हैं। क्या अमन होता है? अगर अमन होता है तो जंग नहीं होनी चाहिए, ये कॉन्सेप्ट है। और अगर आज देखो तो बेटा हर इसी की आड़ में कहीं ना कहीं जंग हो रही है, चाहे वो अमन हो, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो मुस्लिम ममालिक हो या नॉन मुस्लिम ममालिक हो, कहीं ना कुछ हो ही रहा है। तो देखते हैं, आगे चलते हैं। आगे अगर देखा जाए तो उसमें आती है सबसे अहम ऑर्गन जो आता है इस ऑर्गेनाइजेशन का, वह सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि सलामती काउंसिल। अब सलामती काउंसिल के हिसाब से अगर देखा जाए तो ये ऑर्गन इतना ज़्यादा मजबूत है कि इसके रुकन के नॉन परमानेंट मेंबर्स में टोटल मिलाकर 15 मेंबर्स बनते हैं, जिसमें 5 तो हैं ही हैं, जिसमें अमेरिका, रशिया, बरतानिया और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, ये तो परमानेंट है ही हैं। वो 15 अगर देखा जाए तो उसमें डिसाइडेबल जितनी भी प्रेसिडेंशियल काउंसिल बैठती है तो वो हर महीने के हिसाब से हर एक साल में कहीं ना कहीं 15 मेंबर में से 9 मेंबर्स को चूज़ करती है और वो परमानेंट 5 मेंबर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ओपिनियन को शो कर रहे होते हैं नेगेटिव या पॉजिटिव में रखते हुए, और वहीं पर परमानेंट मेंबर जितने भी होते हैं वो वीटो यानी कि वोट कास्ट करते हैं अपना कि कौन से वो उस 15 मेंबर में से क्या 9 मेंबर्स या पूरे 15 मेंबर्स कहीं ना कहीं उसमें डिसाइड किए जाते हैं। अब ये डिसाइडेबल यहाँ पर ये होता है कि पाकिस्तान हो या इंडिया हो या कोई भी मालिक हो बेटा, लेकिन इन 5 मेंबर्स की वजह से ही कहीं ना कहीं 15 मेंबर्स का कॉन्सेप्ट आता है और 15 मेंबर्स में से भी अगर चूज सिर्फ 9 करने के तो 9 तो करने ही करने, ठीक है ना बेटा, 9 तो करने ही करने, 15 आपके ऊपर है। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो ट्रस्टीशिप काउंसिल जो होती है यानी कि अमानत या मतवली काउंसिल का जो है एक कॉन्सेप्ट है, तो उसमें अगर देखा जाए तो इसमें एक अरेंजमेंट्स होती हैं, इम्प्रूवमेंट्स होती हैं, और वर्ल्ड वॉर 2 के हिसाब से अगर देखा जाए तो कल्चरल, एजुकेशनल, इकोनॉमिकल, सोशल और जितनी भी नीड्स हैं, सुपरविजन है, वो इसी के हिसाब से होती है, क्योंकि जब भी वॉर होती है तो कहीं ना कहीं उनको पैसों की रिक्वायरमेंट्स होती हैं और वहाँ पर ट्रस्टीशिप का कॉन्सेप्ट आता है। सुपरवाइजर जितने भी होते हैं, जितने मालिक के उस वक्त के सुपरवाइजर्स होते हैं, जहाँ जहाँ वो जंग हुई होती है तो वो सुपरविजन करने के जाते हैं एज अ इंडिपेंडेंसी। इसी तरह अगर अल्लाह ना करे कोई वबा आ जाए और किसी ममालिक के साथ कोई बड़ा मसला हो जाए तो उसमें भी यही ऑर्गन भेजता है कहीं ना कहीं WHO, और बड़ा मेजर कॉन्सेप्ट आता है तो वो डिपार्टमेंट जाते हैं और चेक करते हैं, और चेक करने के बाद कहीं ना कहीं यूजफुलनेस देखते हैं कि क्या उनकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है या नहीं। एक ये ऑर्गन हो गया। इसी तरह अगर देखा जाए तो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आती है। अब इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल में अगर देखा जाए तो 54 मेंबर्स तो इस काउंसिल के हैं ही हैं, और जब हैं ही हैं तो इसका मतलब ये है कि जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के जितने भी मेंबर्स हैं वो 3 साल के लिए इन मेंबर्स को चूज़ करते हैं। अब चूज़ हो गया तो उसमें न्यू मेंबर्स जो इलेक्टेड किए जाते हैं वो इस काउंसिल के अंदर हर साल वोटिंग कास्ट की जाती है, जिसके अभाव पर कहीं ना कहीं उनका एक तनासुब बनता है। और यही बात होती है कि स्पेशल मीटिंग्स भी करवाई जाती है ड्यूरिंग द काउंसिल, ताकि इकोनॉमिक और सोशल मैटर जितना भी है किसी भी मुल्क के हिसाब से वो इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो उस काउंसिल का है वो जाके उसको चेक करता है, फिर सेक्रेटरीट को इन्फॉर्म करता है। इसी के हिसाब से अगर देखा जाए जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, जिम्मेदारियाँ होती हैं, वो यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए होते हैं उनके ऊपर होती है, क्योंकि जाहिर सी बात है जब कोई वॉर हो रही है तो इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट का पूरा कॉन्सेप्ट इसी ऑर्गेनाइजेशन का काम आता है। कोलैबोरेशन ऑफ एजुकेशनल, साइंटिफिक, कल्चरल फील्ड्स, मेजर्स, एम्प्लॉयमेंट रेट्स, पॉवर्टी, डिजीज़ वगैरह वगैरह वो सब इसी में इंक्लूडेड होती हैं। वो पूरी दुनिया इसी को देख रही होती है कि इकोनॉमिक और सोशल काउंसिल में यानी कि अगर अल्लाह ना करे कहीं अगर जंग हो गई तो उससे कितनी वबा फैल सकती है, क्या नुकसान हो सकता है, तालीमी मेयार कैसा हो सकता है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट कितना बढ़ सकता है, ये वो काउंसिल बैठ के देखती है। लेकिन सिक्योरिटी काउंसिल का यहाँ पर यह काम आता है कि कहीं ना कहीं पीस वर्क का है, और कहीं ना कहीं पर ट्रस्टीशिप का काउंसिल का आता है कि वो इस चीज़ों को नोट करती है कितना पैसा लगाना है। लेकिन अगर इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट ही नहीं हो पाए तो फिर फ़ायदा क्या हुआ।
अगेन सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो फिर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस आता है, बैन अवी अदालत इंसाफ भी आती है। अगर नोट करो बेटा कि कहीं ना कहीं किसी ममालिक के अंदर कोई जंग होती है तो वहाँ से कुछ लोग जो पकड़े जाते हैं एज अ ट्रेटर या कोई भी अगर हम इसको अल्फाज दें, तो ये जो कोर्ट है वो बैठता है और इसमें 15 जजेस होते हैं। 15 जजेस 9 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं जनरल असेंबली से और सिटी काउंसिल से, जो मेंबरान के वोटिंग कास्ट में आते हैं और परमानेंट मेंबर्स उनको चूज़ करते हैं। अब एक जज के ऊपर डिसीजन नहीं होता जब तक कि ये पूरे के पूरे जजेस अपना एक पूरा परमानेंट व्यू ना दे दें, उसके बिहाफ पर कोई फैसला नहीं आता। अब जब फैसला नहीं आ रहा तो मेजॉरिटी जितने भी प्रेजेंट आज के जितने जजेस हैं उनका काम ये होता है कि कहीं ना कहीं जो हेयरिंग ऑफ केसेस होते हैं, जितने भी टॉपिक्स हैं, वो इंटरप्रेट भी करते हैं इंटरनेशनल लॉज से, मुकामी जो उनके अपने लॉज होते हैं, अपने ममालिक के लॉज होते हैं, उनसे लीगल एडवाइज़र्स जो होते हैं उनसे भी डिस्कस करते हैं। फिर कहीं जाके यूनाइटेड नेशंस के जितने भी जिम्मेदारियां होती हैं इस कोर्ट के ऊपर वो पूरी करते हैं। अब इतना टाइम अगर लगेगा तो फिर तो इंसाफ मिल गया, ये भी कॉमन सेंस की बात है। क्योंकि इंसाफ करने में अगर देखा जाए तो फिर 8 साल भी कम पड़ जाते हैं, 7 साल भी कम पड़ जाते हैं जब इतना टाइम लग जाएगा। क्योंकि अगर इतना टाइम अगर लग रहा है तो यानी कि आवाम भी सोचेगी कि कोर्ट क्यों बना हुआ है एक तरीके से। लेकिन यहाँ पे इंसाफ हो जाते हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इंसाफ हुए हैं। सिर्फ मुसलमानों के बड़े केसेस जल्दी जल्दी सॉल्व कर दिए, लेकिन बाकियों के केसेस सॉल्व नहीं हो रहे। एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, शायद बड़ी समझ में आ जाए। वह कुलभूषण यादव जो पाकिस्तान का अभी रिसेंटली केस चल रहा है, तो कुछ नहीं पता चल रहा क्या होगा, तो ये कॉमन सेंस की बात है। अच्छा, फिर सेक्रेटरीट अगर देखा जाए, सेक्रेटरीट जो दफ्तर है उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो ये एक ऐसा मुकाम होता है जो सेक्रेटरी जनरल होता है इन पूरी यूनाइटेड नेशंस का। इसका हेड क्वार्टर भी न्यूयॉर्क में है। और आपने अगर नोट करा हो कि ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन से पहले जो अभी आपको देख रहे हैं आपके स्क्रीन पर, ये अभी करंटली जो पुर्तगाल के जो सेक्रेटरी जनरल बने हुए हैं एंटोनियो गुतेरेस जो हैं अभी, इससे पहले जो थे वो बाकी मून थे साउथ कोरिया के, उससे पहले खुफिया नान थे घाना के। तो ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जहाँ पर सेक्रेटरी जनरल पूरा अपना हेड ऑफिस के हिसाब से जितनी भी जनरल असेंबली और सिक्योरिटी काउंसिल के रिकॉर्ड्स होते हैं, उसकी असिस्टेंस होती है, वो ये शख्स कर रहे होते हैं। और जब ये शख्स 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, और जब 5 साल के लिए अपॉइंट होते हैं, उनकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जितनी भी मीटिंग्स हो रही है, जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन हो रही है, जितनी भी सेफ कीपिंग हो रही है, चाहे वो ट्रस्टीशिप काउंसिल की हो, चाहे वो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल की हो, वो सब मिलाकर जहाँ पे सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली में जितने भी इकदाम होते हैं वो ये शख्स ये सेक्रेटरी जनरल देखते हैं। अब सेक्रेटरी जनरल अगर देखते हैं तो जाहिर सी बात है बेटा, कहीं ना कहीं अच्छे काम भी होते हैं, कहीं ना कहीं बुरे भी। जैसे अच्छे लोग होते हैं कहीं, तो कहीं बुरे भी लोग होते हैं। तो अब वो अलग बात है कि कहाँ पे किस तरह की डेवलपमेंट होती है। लेकिन क्या यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन जो बनाया गया है आज की दुनिया में, वो अगर देखा जाए तो अपने काम बिल्कुल सही तरीके से, फैंटास्टिक तरीके से काम कर रहा है। अगर कर रहा है तो अच्छी बात है। लेकिन पूरी दुनिया और जर्नलिस्ट, दानिश्वर, इंटेलेक्चुअल सबका ये मानना एनालिसिस में है कि यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन अपना काम वैसे सर अंजाम अब नहीं दे रही है जैसा देना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ बेटा, ये एक जनरल व्यू है। क्योंकि अगर जंगें हो रही हैं, छोटी छोटी भी जंगें अगर हो रही हैं, तो क्यों हो रही हैं? क्योंकि वर्ल्ड पीस एंड ऑर्गेनाइजेशन का कॉन्सेप्ट था इंटरनेशनल पीस, बैन अवी अमन रहेगा। जब अमन है तो फिर रियासतों पे कब्ज़ा और जंग क्यों हो रही है? ये एक बड़ा एक सवाल है। और आज के लेक्चर में हमने ये चीज़ें सीखी हैं। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि क्या यूएनओ अपना काम बिल्कुल सही कर रही है या नहीं। मुझे ज़रूर कमेंट करें, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस चैनल को ज़रूर शेयर करें उन लोगों से, उन बच्चों से जो इन चीज़ों से ला इल्म है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।